गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12 का फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ये आपकी रिवीजन का ही चैप्टर है, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। रेजिस्टेंस अभी हमने कल वाले उसमें पढ़ा, मैंने आपको वीडियो भी सेंड कर दिए हैं उसके, ठीक है। It is observed that the ammeter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is doubled। जब लेंथ बढ़ा दी जाती है किसी भी वायर की तो अमीटर में रीडिंग हाफ हो जाती है। क्या मतलब? वो अमीटर से हम क्या नापते हैं? अमीटर से हम करंट नापते हैं ना, तो वो हाफ हो जाता है। द अमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। और अगर उसी वायर की लेंथ तो सेम है लेकिन उसको थिक कर दिया जाए तो उसकी जो रीडिंग होती है करंट की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड a change in ammeter reading is observed when a wire of different material of the same length and the same area of cross section is used। On applying Ohm's law, we observe that the resistance of the conductor depends on its length। रेजिस्टेंस जो होती है किसी भी कंडक्टर की वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, एंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, और उसके मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो प्रिसाइज मेजरमेंट्स हैव शोन दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बुक खोल रखी है ना सब लोगों ने? बुक में देखिए R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेसिप्रोकल होता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है ना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, मतलब L के तो प्रोपोर्शनल और A के रेसिप्रोकल। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक कांस्टेंट लगता है जिसको हाँ यहाँ पर हम रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं। वेयर रेजिस्टिविटी मतलब P रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द material of the conductor। The SI unit of resistivity is ohm meter। It is a characteristic property of the material। The metals and alloys have very low resistivity in the range of 10⁻⁻8 meter to 10⁻⁻6 ohm meter। They are good conductors of electricity। Insulators like rubber and glass have resistivity of the order of 10⁻12 to 10⁻17। मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिविटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही कंडक्टिविटी कम होती जाती है ना। तो जितनी कम रेजिस्टिविटी इसमें बता रखा है कि मेटल की और किसकी, मेटल की एंड एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है, बहुत कम होती है ना। तो जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना ही वो गुड कंडक्टर होगा, और जितनी ज्यादा, अब रबर और ग्लास ये क्या है, इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻12 टू 10⁻17 ओम है, तो ये इनकी रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो बैड कंडक्टर होगा। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी भी और रेजिस्टेंस भी दोनों ही टेम्परेचर बढ़ने या घटने से घटते या बढ़ते हैं, वेरिएबल है मतलब। टेबल 12.2 reveals that the resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metals। Alloys do not oxidize readily at high temperature। For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toasters, etc। Tungsten is used almost exclusively for filament of electrical bulb। ये आपके क्वेश्चन भी है कि टंगस्टन जो होता है वो मतलब किसी भी बल्ब के जो फिलामेंट होता है ना, बीच में जो वायर होते हैं, बीच में आपने बल्ब में बीच में देखा होगा, वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। स्पेशली ध्यान रखना इस चीज को। वेयर इज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। और जो अपने घर में जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस बिछी हुई है, उनमें ज्यादातर कॉपर या एल्यूमिनियम वायर का यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रेजिस्टिविटी दी हुई है, देखिए सबकी।
तो इनमें देखिए कंडक्टर जो है उनकी रेजिस्टिविटी कम है और सबसे ज्यादा इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी है। आपको इसमें जो ये टेबल बनी हुई इसमें दिख रहा है ना सारा कि किस तरह से रेजिस्टिविटी ज्यादा होती जाती है जैसे जैसे हम कंडक्टर से एलॉयज से इंसुलेटर की तरफ आते हैं। आप एलॉयज का मतलब समझते हैं क्या होता है? कोई बता सकता है मेरे को एलॉयज का मतलब क्या होता है? बता सकता है कोई? मैम ये रेजिस्टिविटी भी लर्न करनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, वो आपके जब एग्जाम में आप लोग कोई न्यूमेरिकल या कुछ आएगा तो आपको ब्रैकेट में लिखी हुई आएगी रेजिस्टिविटी, लर्न नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप, मैं पूछ रही हूँ एलॉय, एलॉय होता है जब किसी भी 2 या 3 मेटल को एक साथ मिला के उसका एक अच्छा क्वालिटी का एक दूसरा मटेरियल बना दिया जाता है, उसको एलॉय बोलते हैं। आया समझ में या नहीं आया? जैसे स्टील क्या है? स्टील एलॉय है। स्टील होता है आयरन, जिंक और एक कोई और दूसरा मटेरियल और होता है, उनको तीनों को मिला के बनाया जाता है जिससे उसे शाइनिंग आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इनको एलॉयज कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपने इसमें न्यूमेरिकल्स देखिए बहुत सारे दे रखे हैं। तो अब आपको इसमें समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो लेंथ के ऊपर, लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L। इसी तरह से अगर वायर को थिक किया जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। अब R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A मैंने बताया, तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो उसमें एक कांस्टेंट आता है जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और रेजिस्टिविटी आपको ये टेबल में सब जितने भी मटेरियल उनकी दी हुई है कि जो जितना गुड कंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होती है और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, ये टॉपिक पढ़ेंगे। निकालिए पेज नंबर 209। देखिए इसकी मैंने आपको पीडीएफ सारी दी हुई है, क्वेश्चन आंसर्स आपके पास सारे हैं। रेजिस्टर्स जो होते हैं वो किस कॉम्बिनेशन में होते हैं? 2 तरह के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए, आपको मैं बोर्ड पे बताऊं या आप बुक में देख रहे हैं सब लोग? बुक में देख रहे हैं सब लोग, ठीक है। वैसे तो इसका वीडियो है आपके पास, आप देखना, मैंने बोर्ड पे समझा भी रखा है आपको। तो सीरीज में तो क्या होता है, देखिए जैसे ये डायग्राम आप पेज नंबर 210 निकाल लो सब बच्चे। 210 पे R1, R2, R3 एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, ये कहलाता है, क्या कहलाता है ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। और नीचे 12.7 में R1, R2, R3 पैरेलल जुड़े हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह से 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। हमारे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है इसमें 2 ही तरह के कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज में क्या है देखिए, यू विल ऑब्जर्व दैट सीरीज में देखिए इसमें तीनों का जो है अगर टोटल रेजिस्टेंस देखा जाए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है, लेकिन पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, ठीक है। और इस तरह से पैरेलल में क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तीनों का एक ही होता है क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे होते हैं, लेकिन सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 होता है, ठीक है। और इसी तरह से जो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ये सीरीज में है, और V इज इक्वल टू IR आपको पता ही है, होता ही है IR। तो इस तरह से V1 इज इक्वल टू, और I भी एक ही होता है सीरीज में, करंट जो होता है एक ही होता है, लेकिन पैरेलल में करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। आया समझ में? ये मैंने न्यूमेरिकल बहुत कराए हुए हैं आपको क्लास में, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मेरे से पर्सनली आप पूछ सकते हैं ये। तो V1 इज इक्वल टू IR, क्योंकि V इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3, ठीक है। तो IR इज इक्वल टू हो गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, या R इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया इसका। इसमें देखिए न्यूमेरिकल भी बहुत सारे दिए हुए हैं, ये न्यूमेरिकल मैंने बहुत इसमें कराए हुए हैं आपको सारे इस चैप्टर के। और रेजिस्टर्स इन पैरेलल में वही, ये देखिए पैरेलल में क्या है, I जो होता है वो अलग अलग होता है तीनों रेजिस्टर्स में, पैरेलल में I1, I2, I3, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V वो तीनों में एक ही होता है, सिर्फ V होता है। तो V इज इक्वल टू I1 R1
एंड I2 R2 और I3 R3, ठीक है ना। मतलब वो अलग होता है, इसमें रेजिस्टेंस भी अलग होता है और करंट भी अलग होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। तो R इज इक्वल टू 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको रेसिप्रोकल लेना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों के तीनों टोटल होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखिए हमेशा रेजिस्टेंस जो होता है ज्यादा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे कम होता है क्योंकि 1 अपॉन हो जाता है वो। तो जैसे एक आपसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये देखिए इसमें है कि मान लो R1 इतना ओम है, R2 इतना ओम है और R3 इतना ओम है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में होगा। तो आप 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन करके देख लो और उधर टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3 करके देख लो, तो सीरीज में तो ज्यादा ही आएगा और पैरेलल में कम आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में बहुत करवाए हुए हैं, देखिएगा। अब बताइए इसमें आपको इतने उसमें ये अपना हो गया पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है।